नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर जमुई से है, जहां नरगंजो रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक में दरार पाई गई है, जिसके लिए अब अप लाइन पर परिचालन पूरी तरह से ठप हो गया है। हालांकि रेलकर्मी मौके पर पहुंच चुके हैं, मरम्मती का काम किया जा रहा है, लेकिन नई दिल्ली हावड़ा मेन रेल लाइन का ये मामला बताया जा रहा है। हावड़ा मोकामा पैसेंजर ट्रेन के चालक ने ये जानकारी दी है। नरगंजो स्टेशन के पास रेल ट्रैक में दरार आ गई, अप लाइन पर परिचालन फिलहाल बाधित है। तस्वीरें हम आपको वहां के दिखा रहे हैं। देखिए, नरगंजो रेलवे स्टेशन की ये बात बताई जा रही है, जहां नई दिल्ली हावड़ा मेन रेल पर ये ट्रैक पर यहाँ दरार देखने को मिली है। तस्वीरें उस ट्रैक के हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल अभी यहाँ पर अप लाइन में परिचालन बंद कर दिया गया है, यहाँ से कोई भी ट्रेन नहीं गुजरने वाली है। हालांकि कुछ यात्रियों को इससे दिक्कत का सामना जरूर करना पड़ेगा। जो लोग इस पर सवार होकर अभी सफर करने वाले थे, उन लोगों के लिए परेशानी थोड़ी जरूर है, लेकिन मरम्मती का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। रेलवे कर्मी भी आपको दिखाई दे रहे होंगे तस्वीरें में, जो मौके पर मौजूद हैं और मरम्मत का कार्य चल रहा है। और अगली खबर बेगूसराय से है, जहां जमीन विवाद में दो गुटों में जमकर मारपीट हुई है। यहां दो लोग आपस में ऐसे भिड़े जैसे मानो एक दूसरे की जान लेने की कोशिश कर रहे हों। तस्वीरें हम आपको वहां के दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए बताया जा रहा है कि घटना वीरपुर थाना क्षेत्र के वीरपुर पूर्वी पंचायत की है। मारपीट में कई लोग जख्मी हो गए। वीरपुर पुलिस मामले की छानबीन में फिलहाल जुट गई है। वहीं सभी घायलों का इलाज वीरपुर पीएचसी में किया गया है। और ये घायलों की तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में फिलहाल एडमिट कराया गया है। लेकिन ये उस वक्त की तस्वीर देखिए जब दो गुट आपस में लाठी डंडे लेकर भिड़ चुके थे। ईंट पत्थर से मारपीट यहां पर की गई। एल्वेस्टर चढ़वे जो रोक लिए तो प्रेस ईटा लग मार लगे। कौन चढ़ा रहा था? अमरजीत महतो, अभिषेक महतो और छोटू महतो नाम। हाँ, हमको बेटी का जो गोर फुला है, हाथ फुला है, देख सकते हैं। ओकर कपार फूट गया, ओकर नोच है। हमरा सबको चोट है तो ओकर नाम नहीं। और बिहार में जहरीली शराब कांड से हुई मौत के बाद प्रशासन काफी ज्यादा एक्टिव हो चुका है। प्रशासन उन जगहों को चिन्हित कर कार्रवाई कर रहा है जहां पर शराब बनाने की सूचना मिल रही है। और इसी कड़ी में राजधानी पटना से सटे मनेर और रुपसपुर में भी छापेमारी की गई, जहां पर कई सारी शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया। ये तस्वीर डरावनी है, जिंदगी पर भारी है। बावजूद लोग ना डर रहे हैं, ना जिंदगी से प्यार कर रहे हैं। बेखौफ होकर हलक के नीचे जहर ले रहे हैं और जिंदगी खत्म करने में लगे हैं। शराब से मौत से कोहराम मचा है। लेकिन कुछ लोग चंद पैसों के खातिर इस काले कारोबार को चला रहे हैं। पुलिस शराब के अड्डों पर दबिश दे रही है, लेकिन तस्कर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। दानापुर से सटे मनेर के रामपुर दियारा की यह तस्वीर है, जहां पर शराब के अड्डे पर पुलिस की टीम ने दबिश दी है। यहां से शराब बनाने के उपकरण भी मिले हैं, जिसे आग लगाकर नष्ट कर दिया गया। इस कार्रवाई में 6 से ज्यादा शराब माफिया को गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में मोबाइल और बाइक भी जब्त किया गया। दानापुर के रेलवे स्टेशन के पास रुपसपुर में देसी शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया, जिसमें भारी मात्रा में देसी शराब बरामद हुआ। शराब के धंधेबाजों ने जमीन के अंदर शराब की भट्टियां बना रखी थी और भारी मात्रा में जाबा महुआ को छिपा कर रखा था, ताकि पुलिस को इसकी भनक ना लगे। लेकिन पुलिस को जैसे ही इसकी भनक लगी, रुपसपुर थाना पुलिस से पहले फुलवारी शरीफ थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसको लेकर जब रुपसपुर थाने के एएसआई से सवाल किया गया तो जवाब देते नहीं बन रहा था। हालांकि इस कार्रवाई में किसी धंधेबाजों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी,
लेकिन तस्वीरें आंखें खोलने वाली है कि राजधानी पटना में ही किस कदर शराब माफिया बेखौफ है और धड़ल्ले से अपने धंधे में लगे हैं। नवादा में बड़े पैमाने पर देसी शराब का निर्माण हो रहा है। कादिरगंज के करगू बीघा गांव में जब छापेमारी करने पुलिस की टीम पहुंची तो ग्रामीणों ने घेर लिया और ग्रामीण खुद अपने हाथों शराब की भट्टियों को ध्वस्त करने पर अड़ गए, जिसके बाद देसी शराब की 3 भट्टियों को ध्वस्त किया गया। मुजफ्फरपुर के गायघाट में लाखों रुपए की अवैध शराब जब्त की गई। यहां पर पिकअप वैन से भारी मात्रा में शराब जब्त की गई। साथ ही एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। दानापुर से अमरजीत शर्मा, नवादा से अनिल विशाल के साथ मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। और इन तस्वीरों को देखकर कई सारे सवाल उठते हैं। सवाल न्यूज़ 18 पूछता है कि आखिर जब सीएम नीतीश कुमार ये बता चुके हैं कि शराब का सेंटर पटना है, वहां पर ज्यादा कार्रवाई होनी चाहिए, तो आखिर पटना में शराब कैसे मिल रही है? क्योंकि ये जो तस्वीरें आपने देखी, ये पटना से सटे इलाकों की तस्वीरें हैं। सवाल ये भी कि थानेदार क्यों नहीं इसके लिए जिम्मेदार ठहराए जाएं, क्योंकि पहले से थानेदार की जो जिम्मेदारी है इसको लेकर तय कर दी गई है। एसपी क्यों नहीं इसके लिए जिम्मेदार ठहराए जाएं, क्योंकि उन लोगों के रहते हुए। और इस बीच आपको पटना से बड़ी खबर बता दें, जहां सीएम नीतीश कुमार आज एक अहम बैठक करने वाले हैं अधिकारियों के साथ। आज सीएम नीतीश कुमार की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। पुलिस मुख्यालय के अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे, जिसमें कई सारे मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। और ये बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अभी सीएम नीतीश कुमार की बैठक चल रही है अधिकारियों के साथ। सीएम नीतीश कुमार की ये बैठक, जिसमें पुलिस मुख्यालय के सभी अधिकारी मौजूद हैं। जहरीली शराब कांड के बाद ये बड़ी बैठक चल रही है। शैलेंद्र हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए। शैलेंद्र, कितने देर से बैठक चल रही है और क्या लगता है इस बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं? शैलेंद्र, आपको आवाज मिल रही है? तो चलिए अपने हेलो जी शैलेंद्र, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। हाँ बिल्कुल, देखिए एक बड़ी बैठक है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह बैठक बुलाई है और इसमें कई बिहार सरकार के कई बड़े अधिकारी हैं, जो खास करके जब पुलिस मुख्यालय के बाद पुलिस मुख्यालय के कई अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। खुद डीजीपी भी मौजूद हैं और माना जा रहा है कि नए डीजीपी आए हैं, तो जो कानून व्यवस्था बिहार की है और उसके अलावा जो अभी सबसे जो बड़ा मामला जहरीली शराब का है, उन तमाम चीजों को लेकर के यहाँ पर चर्चा हो रही है। सुबह सुबह ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह बैठक बुलाई है, जिसमें तमाम लोग मौजूद हैं और जिस तरीके से सरकार की फजीहत हुई और कार्रवाई को लेकर के, मुआवजे को लेकर के तमाम तरीके की बातें सामने आई, उसके बाद यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधे तौर पर यहाँ अधिकारियों से मिल रहे हैं और जाहिर सी बात है कि जब नए डीजीपी आए हैं, उन्हें भी कुछ आज मुख्यमंत्री की तरफ से शराबबंदी, बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर के जरूर कुछ न कुछ निर्देश मिलेंगे कि कैसे उसे आगे बढ़ाना है, उस पर कैसे काम करना है, या फिर जो डीजीपी आर एस भट्टी ने जो अपना प्लान बनाया होगा या फिर जो उन्होंने सोचा होगा, उससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी उसकी जानकारी देंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है और खास तौर पर जब बिहार में जहरीली शराब कांड के बाद ये पहली बार इतनी बड़ी बैठक हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि शराब बंदी को लेकर इसमें खास तौर पर चर्चा होगी। वैसे इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर भी एक अहम मुद्दा है और एक चुनौती नए डीजीपी के सामने भी। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि आए दिन आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, उन्हें रोकना एक बड़ी चुनौती है। और चूंकि आर एस भट्टी के बारे में कहा गया है कि वो एक ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जो अपने समय सीमा के अंदर किसी भी अपराध को लेकर के जब कोई घटना घटती है उस घटना का पूरा पटाक्षेप करते हैं। और भी कई तरीके की उनकी चर्चाएं हैं, उनके काम करने के तरीके को, जब वो पटना में थे, अन्य जगह बिहार में थे, तो काफी चर्चाएं उनकी होती रही है। बेहतर पुलिसमैन उन्हें कहा गया। तो अब जब डीजीपी के पद पर हैं, तब वो आगे उनकी क्या भूमिका होगी, कैसे रणनीति पर वो काम करेंगे। और अपराध रोकना और शराब रोकना पुलिस के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं बिहार में, और ये दोनों बड़ी चुनौती है जिससे सरकार की आए दिन फजीहत हो रही है। कई जगह घटनाएं घटती हैं, जहरीली शराब से लोगों की मौत होती है। तो इन तमाम चीजों को रोकना
एक बड़ी चुनौती है। इससे पहले भी इसी को बहुत बार ऐसे नीतीश कुमार ने बहुत सारी चीजों को लेकर, मुद्दों को लेकर अधिकारियों से पहले ही बैठक की है। और शराबबंदी खासतौर पर अगर बात करें तो कई सारे नए निर्देश दिए जाते हैं और कुछ ऐड ऑन किया जाता है। क्या लगता है कि इस बैठक के बाद भी शराबबंदी पर और कुछ सख्ती बरती जाएगी? जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा से ये कहते रहे हैं कि जो शराब माफिया हैं उन पर नकेल कसा जाए, और एक बड़ी चुनौती भी शराब माफिया है बिहार में कि कैसे उन तक पहुंचा जाए, उनका जो चेन है उस चेन को तोड़ा जाए। हालांकि इससे पहले भी पुलिस ने कई कार्रवाई की है, राज्य के बाहर से भी जो बड़े माफिया हैं उनको पकड़ करके बिहार लाया गया है। लेकिन अब चूंकि कप्तान नए हैं तो उनकी जिम्मेवारी भी नई होगी और नए तरीके से चीजों को वो देखना चाहेंगे। वैसे शैलेंद्र, देखिए लगातार से नीतीश कुमार जो है अधिकारियों को कहते रहे हैं कि पटना को, खासतौर पर पटना में ज्यादा अगर आप जांच करते हैं, यहाँ पर शराब पकड़ते हैं, नकेल कस पाते हैं तो सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अभी हाल ही में तो कुछ देर पहले हमने दर्शकों को तस्वीरें दिखाई कि पटना से सटे इलाके में धड़ल्ले से शराब बनाई जा रही है। बिल्कुल, देखिए सिर्फ पटना की बात नहीं, पूरे बिहार में जब हम जाते हैं अलग अलग जिलों में तो देखते हैं कि किस तरीके से सरकार के और सिस्टम के ठीक नाक के नीचे शराब की होम डिलीवरी हो रही है या फिर देसी शराब बनाया जाता है। पटना का भी जो दियारा क्षेत्र है, दियारा क्षेत्र की हम बात कर लें, या फिर सोन नदी का जो पूरा इलाका है, हर जगह शराब की भट्टियां मिलती हैं। पुलिस आए दिन उन पर कार्रवाई भी करती है, लेकिन उसके बाद फिर से वो लोग शराब बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये जो चेन है, पूरा उस चेन को कैसे तोड़े, यह एक नए डीजीपी के पास चुनौती होगी। इसके पहले जो डीजीपी थे उन्होंने भी कई कार्रवाई की, वो भी लगातार ये कहते रहे कि हम बिल्कुल। शैलेंद्र, आप इस पूरी बैठक पर नजर बनाए रखिए, क्या कुछ अपडेट आता है वो भी आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बगहा से बता दें, जहां पर पुलिस की टीम जब शराब माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए पहुंची तो वहां महिला शराब माफियाओं की तरफ से, शराब कारोबारियों की तरफ से हंगामा बोल दिया गया। पुलिस की टीम पर, उत्पाद विभाग की टीम पर शराब जब्त करने के लिए उत्पाद विभाग की टीम यहां पहुंची थी। जानकारी मिल रही है कि टीम रामनगर के धांगड़ टोली में छापेमारी करने के लिए गई थी और तभी महिलाओं ने पुलिस टीम पर हमला बोला। अचानक हुए हमले में कई पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई हैं। मौके पर बड़ी संख्या में फिलहाल पुलिस बल के तैनात कर दिया गया है और पुलिस ने 2 महिला तस्कर को भी पकड़ लिया है। सुबह में हम लोग रामनगर थाना टोली में पुलिस की टीम थी, रामनगर थाना से पुलिस की टीम भी थी, हम लोग थे। और थाना टोली में जो भी शराब कारोबारी लेडीज सब हमला करती है, रोड़ा, पत्थर, ईटा, शीशा, जो कितने लोग घायल हुए हैं? घायल हुए लगभग ALTF के 2-4 फोर्स है, उनको चोट लगा है। गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुआ है? गाड़ी भी पूरा क्षतिग्रस्त कर दिया है। इसमें लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है? लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और इधर सिवान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मिनी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और शराब को मौके पर ही नष्ट कर दिया है। इसके साथ ही कई सारे तस्कर भी पुलिस के गिरफ्त में आए हैं। ये मिनी फैक्ट्री भगवानपुर के गोइनार गांव में चल रहा था। दरअसल बिहार में शराब कांड के बाद अब उत्पाद विभाग दिन रात छापेमारी अभियान में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में सिवान पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा किया और एक शराब तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इधर आइए, इधर आइए। और सारण में जहरीली शराब कांड के बाद जब पुलिस की टीम ने अब छापेमारी अभियान को काफी ज्यादा तेज कर दिया है तो अभी भी वहां पर धड़ल्ले से शराब माफिया शराब का कारोबार कर रहे हैं और ये तस्वीर उसका सबूत है। आप देखिए किस तरीके से खेत के अंदर, जमीन के अंदर गाड़कर शराब तस्करी यहां पर की जा रही थी। यहां पर ड्रम बनाए गए थे और उसमें शराब बनाया जा रहा था और लोगों तक पहुंचाया जा रहा था। दियारा इलाके की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर फिलहाल पुलिस की टीम ने पहुंचकर उन सभी शराब को नष्ट कर दिया है। और इधर बेगूसराय में भी कार्रवाई की गई है और पुलिस की टीम ने यहां भी बड़ी मात्रा में शराब बरामद किया है। शराब बरामद करने के साथ ही पुलिस टीम ने उसे नष्ट कर दिया। 358 कार्टन विदेशी शराब यहां बरामद की गई है। आपको बता दें कि ट्रक को जब्त कर लिया गया है, ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। एक ट्रक के जरिए शराब की तस्करी हो रही थी। थाने की पुलिस ने पटना पुलिस के सहयोग से भारी मात्रा में शराब को बरामद किया है। अभी हम दिखा रहे हैं आपको 358 कार्टन जो है
शराब बाहर से मंगाई गई थी चावल की आड़ में। यही वो ट्रक है जिससे शराब को लाया गया था। अभी आप देख सकते हैं किस तरह से जो है पुलिस कर्मियों के द्वारा जो तेघड़ा थाना के स्टाफ हैं उनके द्वारा शराब को सुरक्षित रखा जा रहा है। तो कहीं न कहीं एक सवाल ज़रूर खड़ा हो रहा है कि किस तरह से जो है शराब मंगाई जा रही है बिहार में। हालांकि बिहार में पूर्णतः शराबबंदी है और इसको लेकर लगातार सियासत भी की जा रही है। 358 कार्टन विदेशी शराब की बात बताई जा रही है। यही वो चावल है जिसकी आड़ में शराब को लाया गया था और इसे स्थानीय धंधेबाजों के हाथों बेचना था। तो एक प्रश्न ज़रूर खड़ा हो रहा है जो कहीं न कहीं सियासत के बीच जिस तरह से शराब लाई जा रही है वो शराबबंदी को विफल बताने के लिए काफ़ी है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18, बेगूसराय। और शराबबंदी पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अभी सरकार को जिन पीड़ित लोग हैं, जिनसे जहरीली शराब से जिनकी मौत हुई है, उनके परिजनों को अभी सरकार को मुआवजा देना चाहिए। कांग्रेस इसके लिए आवाज उठाएगी। जब दिया गया तो क्या यहाँ पर मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से मिलेगा। मुख्यमंत्री, मैं आपको पहले ही कहा, मुख्यमंत्री जी बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं और वो मेरी भी कुछ चर्चा हुई है इस पॉइंट पे। कोई न कोई रास्ता इसको निकाला जाएगा और मिलेगा। और अब बात करेंगे बिहार में हो रही खाद की किल्लत से, जिस किल्लत से किसान काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। उन्हें घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है, लेकिन अभी भी उन्हें खाद नहीं मिल पा रहा है। ताजा तस्वीर हम आपको भागलपुर के दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए सुबह से लाइन में किसान खड़े हैं और किसानों को यहां पर खाद नहीं मिल रही है। जो लोग हैं वो भी काफी ज्यादा आक्रोशित हैं। अभी हमें भागलपुर के सुल्तानगंज के खरैया में आप देख सकते हैं कि जो अन्नदाता किसान हैं वो किस तरह से परेशान हैं। सुबह से ही खाद के लिए जो है यहाँ पर अहले सुबह से 5 बजे से ही लोग यहाँ पर लाइन में खड़े हैं। लगातार जो है लोगों की लाइन लगी हुई है और कोई किसान ऐसे भी हैं जो कई दिनों से दौड़ रहे हैं। हम कुछ किसान हैं, हम उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हैं? अकबर नगर से। क्या परेशानी है? परेशानी यही खाद नहीं मिल रहा है, उचित दाम हमको जो यूरिया का है वही मिले दे किसान को। और क्या? कब से आए हुए हैं यहाँ पर? अगले हफ्ते में आए थे। अभी कै बजे सुबह? अभी आइए रहे। दिक्कत काफी है खाद का? बहुत काफी है। क्या नाम हुआ? आलोक मंडल। आलोक मंडल। कितना परेशानी है खाद मिलने में? परेशानी तो है। कहाँ से आए हुए? सुल्तानगंज से। कितना दिक्कत हो रहा है खाद में? दिक्कत तो हो रहा है। क्या नाम हुआ? नवीन कुमार। तो आप देख सकते हैं कि किसान जो है काफी परेशानी में है, अन्नदाता है। सरकार जो है दावे करती है कि किसानों को जो है खाद जो है वो मुहैया कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि सुबह से ही ये गेट के बाहर थे और अभी जो है ये गेट खोला गया है और अब जो है ये लाइन में लगे हुए हैं और लाइन में लग के खाद इन्हें मिल जाए इसके लिए लगातार लगे हुए हैं। कब से आए हैं आप? हम तो सर 5 बजे से आए। काहे? खाद के लिए। मिल रहा है खाद? खाद तो सर 1 महीना से घूम रहे हैं, अभी कहाँ मिल रहा है? नहीं मिल? जी नहीं, लाइन में लगे हुए हैं। परेशानी काफी है? जी परेशानी काफी है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रोहित कुमार है। तो को देख सकते हैं कोई 1 महीने से घूम रहा है, कोई 15 दिन से घूम रहा है। लगातार जो है खाद को लेकर जो है बिहार के कई जिलों में भी जो है खाद की दिक्कत है। उसी प्रकार से भागलपुर में भी जो है खाद को लेकर अन्नदाता किसान काफी परेशान है और रोज सुबह जो है वो खाद की तलाश में आते हैं। किन्हीं को मिलता है और कोई खाली हाथ ही लौट जाते हैं। देखने वाली बात है कि सरकार इस ओर कब तक कदम उठाती है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18, भागलपुर। और बिहार में ठंड अब लगातार बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में सासाराम में बढ़ते ठंड को देखते हुए नगर निगम की तरफ से एक ऑडिटोरियम को अस्थायी आश्रय स्थल बनाया गया है, जहां पर जितने असहाय लोग हैं वो जाकर रह सकते हैं। यहां पर सारी व्यवस्था की गई है, उनके सोने से लेकर रहने तक की व्यवस्था की गई है। पेयजल से लेकर शौचालय की भी व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है। आश्रय स्थल का जायजा लिया हमारे संवाददाता अजीत कुमार ने। जैसे जैसे मौसम का मिजाज सर्द हो रहा है, ठंड बढ़ रही है, कपकपी बढ़ रही है,
उसको देखते हुए सासाराम में नगर निगम द्वारा रैन बसेरा की व्यवस्था की गई है और अस्थायी आश्रय स्थल बनाया गया है। सासाराम का जो ऑडिटोरियम है उसी को रैन बसेरा के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार लोग यहाँ रात काट रहे हैं, रात में विश्राम करने बहुत से लोग आए हैं। वैसे लोग जो असहाय हैं और उन्हें रहने की कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं है, वो लोग यहाँ आए हैं और यहाँ पर रात बिता रहे हैं। हमारे साथ जो केयर टेकर हैं, इसकी देखरेख करते हैं, वो हैं। जी बताइए क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पर? यहाँ पे हर चीज़ का व्यवस्था दिया गया है, जैसे में नाइट में सोने के लिए बेड चाहिए, मच्छरदानी चाहिए, कंबल चाहिए, सब चीज़ का यहाँ पे व्यवस्था दिया गया है। लैट्रिन, बाथरूम, पीने का पानी, सब चीज़ है। बाहर से अपना खाइए और यहाँ पे आके विश्राम कर लीजिए। देखिए किस प्रकार लोग जो है यहाँ पर रात्रि विश्राम करने आए हुए हैं। रात में यहाँ पर मच्छरदानी की भी व्यवस्था की गई है ताकि मच्छरों का प्रकोप नहीं है। कहाँ से आए हैं भाई जी, कहाँ से आए हैं आप? हम लोग यहीं सासाराम से हैं। अच्छा अच्छा, तो रात में रात यहीं बीतेगी आप लोग? हाँ, रात यहीं बीतेगी। क्या क्या व्यवस्था है यहाँ? यहाँ कम ओढ़ने के लिए कंबल मिलता है और मच्छरदानी भी मिलता है। रात को फोल्डिंग भी है और अच्छे से हम लोग सो पाते हैं। कड़ाके की ठंड में अगर कोई है जिन्हें रात गुजारना हो तो उसके लिए यहाँ पर नगर परिषद निगम द्वारा सभी तरह की व्यवस्थाएं की गई है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। और वैशाली के ऐतिहासिक बरेला झील में अभी वहां पर पंक्षियों का काफी ज्यादा शिकार किया जा रहा है। जो बाहरी पक्षी वहां पर विचरण करने के लिए आते हैं, शिकारी उनका शिकार करते हैं और इसका खुलासा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने किया है। उन्होंने बताया कि शिकारी झील के चारों तरफ पक्षियों को फंसाने के लिए जाल बिछाकर रखे थे। झील के चारों तरफ इतना सारा जाल था कि उसे हटाने में 3 दिन लग गए। दरअसल इसी महीने में विदेशी पक्षियां यहां विचरण करने आती हैं और शिकारी उन पक्षियों का शिकार कर महंगे दामों में बेच देते हैं। निकाल लीजिए। और अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी में एक बार फिर से श्रेयसी सिंह ने अपना जलवा दिखाया है। उनकी तरफ से एक बार फिर से गोल्ड पर निशाना साधा गया है। आपको बता दें कि जयपुर में इस खेल कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां द्वितीय दिग्विजय सिंह शूटिंग चैंपियनशिप में उन्होंने हिस्सा लिया। भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह ने शॉर्ट गन इवेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है और बिहार की तरफ से निशानेबाजी करते हुए श्रेयसी सिंह ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। और आर्यभट्ट ज्ञान महाविद्यालय में एक बार फिर से दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है। ये दीक्षांत समारोह 21 दिसंबर को आयोजित किया जाना है और इस समारोह को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। दीक्षांत समारोह अशोक कन्वेंशन सेंटर के बापू सभागार में आयोजित होना तय किया गया है। बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह इस दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। वोकेशनल कोर्सेज के बच्चे हैं, नर्सिंग के बच्चे हैं, एजुकेशन में जो बीएड एमएड की उपाधि प्राप्त किए हैं उनके बच्चे हैं और पीएचडी जो विभिन्न संकायों में जिनको प्राप्त हुई है उनके बच्चों का दीक्षांत समारोह में उपाधि प्रदान किया जाना है। और शेखपुरा में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की अब बनकर तैयार हो चुका है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री कुछ दिनों के बाद करेंगे। आपको बता दें कि 2019 में इसका शिलान्यास किया गया था और जल्द ही इसका निर्माण कार्य कर लिया गया है। 3 साल के अंदर पूरी बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल की अलग अलग व्यवस्था की गई है। जायजा लिया हमारे संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसका नतीजा है कि शेखपुरा जिले में भी दिसंबर 2019 में इंजीनियरिंग कॉलेज की आधारशिला रखी और आज 3 बरस होने वाला, देखिए पूरा बिल्डिंग बन के चकाचक हो गया है। सारी व्यवस्था है यहाँ। अब जान लीजिए कि यहाँ गर्ल्स का, बॉयज़ का, सारे लोगों का आवासीय विद्यालय की व्यवस्था है, यहाँ रहने की व्यवस्था है, सारा मुफ्त में सारा चीज़ की व्यवस्था सरकार ने किया है। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जनवरी 2023 से
यहाँ पठन पाठन का कार्य भी शुरू होगा। सारा बिल्डिंग बन गया है, सारी व्यवस्था हो चुकी है। यह बेहतर पहल है और अब यहाँ के युवाओं को, शेखपुरा सहित आसपास जो जिला के लोग हैं, अब यहाँ के युवाओं को कहीं दूसरे जगह एजुकेशन के लिए नहीं जाना होगा। अब यहीं स्थानीय स्तर पर टेक्निकल की जानकारी लोगों को मिलेगी, एजुकेशन बेहतर मिलेगा। इंजीनियरिंग कॉलेज की जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसमें सारी सुविधा रखी गई है, सारा व्यवस्था रखा गया है और स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के तौर पर यहाँ एडमिशन होगा। जो पहले युवा इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए दूसरे राज्य जाते थे, अब वो नहीं जा पाएंगे और स्थानीय स्तर पर एक बेहतर एजुकेशन की व्यवस्था होगी ताकि रोजगार में भी वृद्धि हो सकेगा। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।